हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अनफोल्डेड मैथ्स। मैं हूं अंजू और आज हम रियल नंबर्स की जो 10th क्लास का चैप्टर फर्स्ट है उसकी एक्सरसाइज 1.1 की का 5th क्वेश्चन करेंगे, जिसके हम 4 क्वेश्चंस ऑलरेडी कर चुके हैं और जिसकी थ्योरी भी हम हमारे पिछले जो वीडियोस हैं उनमें कर चुके हैं। 5th क्वेश्चन है, चेक whether 6 raised to power n can end with the digit 0 for every natural number for any natural number n। क्या कोई n ऐसा नेचुरल नंबर यहाँ एग्जिस्ट करता है जो इस 6 रेज टू पावर n की यूनिट डिजिट को ज़ीरो बना दे। हम इससे रिलेटेड एक एग्जाम्पल भी कर चुके हैं जिसमें हम 4 रेज टू पावर n की यूनिट डिजिट को ज़ीरो हो सकता है या नहीं हो सकता है उसको हम चेक कर चुके हैं। तो आइए हम यहाँ चेक करते हैं 6 रेज़ टू पावर n को। आपको पता है नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, मैं हमारी पिछली वीडियोस में भी बहुत बार बता चुकी हूँ कि जो नेचुरल नंबर्स होते हैं वो 1 2 3 4 अप टू सो ऐसे चलते रहते हैं, सारे पॉजिटिव नंबर्स जिनमें ज़ीरो इंक्लूड नहीं होता है। आपको पता है अगर हम 6 रेज़ टू पावर n के प्राइम फैक्टर्स बनाएं तो प्राइम फैक्टर्स ऑफ 6 रेज़ टू पावर n के क्या बनेंगे, 2 × 3। n को हम ऐसे का ऐसा लिखेंगे, ठीक है। आपको पता है 2 या 3 में इन दोनों में कहीं भी 5 नहीं है और हमें इस चीज़ का पता है कि अगर किसी की भी यूनिट डिजिट ज़ीरो होती है तो उसके लिए 2 के मल्टीप्लाई में 5 का होना ज़रूरी होता है। यहाँ इसके 6 के जो प्राइम फैक्टर्स बनेंगे वो बनेंगे 2 × 3 रेज़ टू पावर n। 2 और 3 ये इसके प्राइम फैक्टर्स हैं, इसके अलावा इसका कोई भी प्राइम फैक्टर नहीं होगा। हमने पढ़ा था फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक में कि कोई भी कंपोजिट नंबर अगर है तो उसको हम एक्सप्रेस कर सकते हैं प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स में। यहाँ पे हमने 6 को प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स 2 और 3 में एक्सप्रेस किया है, शो किया है। और ये जो फैक्टराइजेशन है ये यूनिक होगी, यानी कि हमारे 6 के जो प्राइम फैक्टर्स हैं वो 2 और 3 के अलावा कोई भी इसका प्राइम फैक्टर नहीं होगा। हमने जब 4 रेज़ टू पावर n का एग्जाम्पल पढ़ा था तो हमने पढ़ा था कि अगर कोई भी किसी भी नंबर की यूनिट डिजिट ज़ीरो होगी तो उसके लिए एनी नंबर्स यूनिट डिजिट इज़ ज़ीरो ओनली व्हेन प्राइम फैक्टर्स ऑफ दैट नंबर कंटेन्स 5, यानी कि इसके जो प्राइम फैक्टर्स हैं उनमें 5 होना कंपल्सरी है। लेकिन क्या यहाँ पे 5 है? तो हम इसमें ये बोल सकते हैं कि यहाँ पे 5 नहीं है। यू कैन ऑब्जर्व क्लियरली, आप इस चीज़ को क्लियरली देख सकते हैं दैट 5 इज़ नॉट इन द, ये आपको यहाँ पे दिखाना पड़ेगा, ये यहाँ पे आपको लिख के दिखाना पड़ेगा कि 5 जो है वो 6 रेज़ टू पावर n के प्राइम फैक्टर्स में नहीं है। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे तब हम ये बोल सकते हैं कि 6 रेज़ टू पावर n है जो वो एंड नहीं हो सकता है, कैन नॉट एंड विद द डिजिट ज़ीरो फॉर एनी नेचुरल नंबर, यानी कि यहाँ कोई भी ऐसा नेचुरल नंबर एग्जिस्ट नहीं करेगा जिससे कि जो 6 रेज़ टू पावर n है उसकी जो यूनिट डिजिट है वो हमारी ज़ीरो हो जाए। तो ये था हमारा 5th क्वेश्चन। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में बोला गया है एक्सप्लेन वाई 7 × 11 × 13 + 13 एंड 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 + 5 आर कंपोजिट नंबर्स। हमें ये दिखाना है कि ये जो नंबर्स हमें दिए हुए हैं ये कंपोजिट नंबर्स हैं। ये हम चेक करेंगे। कैसे चेक करेंगे हम? 7 × 11 × 13 + 13, इसमें से यहाँ भी 13 है यहाँ भी 13 है
हम इनको बाहर निकाल सकते हैं। 13 को अंदर क्या बचा 7 मल्टीप्लाई 11, यहाँ पे क्या बचा मल्टीप्लाई 1 प्लस यहाँ पे क्या बचा प्लस का 1। ओके, तो आगे हम क्या करेंगे 13 7 को जब 11 से मल्टीप्लाई करेंगे और 1 से करेंगे तो आ जाएगा 77 प्लस 1, यहाँ आ गया हमारा 78। लेकिन इसके बाहर हमारा क्या है मल्टीप्लाई में, ये जो 13 है ये हमारे यहाँ मल्टीप्लाई में है। अब ये 13 को हम एज इट इज़ लिखेंगे। अगर हम यहाँ 78 के फैक्टर्स बनाएंगे तो वो क्या बनेंगे हमारे 13 × 6 × 1। बट हम जब फैक्टर्स बनाते हैं वो हमें प्राइम फैक्टर्स बनाने ज़रूरी होते हैं, तो हम यहाँ क्या करेंगे 13 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 1, तो ये कॉमन फैक्टर हो गए, ये भी फैक्टर हो गए हमारे। तो इसलिए हम अगर यहाँ 2 से ज़्यादा फैक्टर्स में इस नंबर को एक्सप्रेस कर सकते हैं, दैट मीन्स दे आर कंपोजिट नंबर्स, क्योंकि हम पढ़ चुके हैं कि वो सारे नंबर कंपोजिट नंबर्स होते हैं जिनको हम 2 से ज़्यादा फैक्टर्स में एक्सप्रेस कर सकते हैं। दैट मीन्स हम ये बोल सकते हैं द गिवन नंबर हैज़ 2, 3, 13 and 1 as its factors. So it is a composite number. ये हमारा composite number हो गया। नेक्स्ट हमें चेक करना है 7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस 5 यहाँ भी है यहाँ भी है। हम क्या करेंगे 5 हमने निकाल लिया यहाँ से कॉमन, अंदर क्या बचा 7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस 1, ये हमारा यहाँ पे अंदर बच जाता है। सेकंड में हमने यहाँ से 5 कॉमन निकाला तो हमारे पास ब्रैकेट में ये सारा बच गया है। अगर इस कंप्लीट को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 1008, यहाँ से प्लस 1 बच गया, यहाँ से 51009 ये आ जाएगा। अब इस कंप्लीट नंबर को हम 5 मल्टीप्लाई 1009 मल्टीप्लाई 1 इस तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हैं। इससे ज़्यादा इसके प्राइम फैक्टर्स नहीं हो सकते, क्योंकि ये एक प्राइम नंबर है, तो इसके हम आगे फैक्टर्स नहीं बना सकते। ये तीनों के तीनों फैक्टर्स अब हमें इस नंबर के बनेंगे। हमें ये पता है कि अगर 2 से ज़्यादा फैक्टर्स में किसी नंबर को एक्सप्रेस किया जाए तो वो एक कंपोजिट नंबर हो जाएगा। तो अब हम द गिवन नंबर ये लिख सकते हैं that the given number has 5, 1009 and 1 as its factors. So it is also a composite number. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7, जिसमें दिया गया है देयर इज़ अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट्स फील्ड, यानी कि एक सर्कुलर पाथ है किसी भी स्पोर्ट्स फील्ड के, यानी कि आपका कोई भी खेल का मैदान है उसके चारों ओर आपको दिया गया है एक सर्कुलर पाथ, यानी कि सर्कल की शेप में एक पाथ दिया गया है आपको। जैसे आपने इस तरीके से एक सर्कुलर शेप बनाई, एक सर्कुलर पाथ लिया आपने, ये सर्कुलर पाथ है आपका जो आपको दिया गया है। सोनिया टेक्स 18 मिनट्स टू ड्राइव 1 राउंड ऑफ द फील्ड, यानी कि जो सोनिया है वो इसके
अराउंड एक राउंड लगाने में, 1 राउंड टू ड्राइव 1 राउंड, एक राउंड लगाने में एग्जैक्टली 18 मिनट्स लगाती है। जो सोनिया है वो कितने लगाती है हमारी, 18 मिनट्स लगाती है। आगे क्या दिया है हमें, वाइल रवि टेक्स, जो रवि है वो सिर्फ 12 मिनट्स ही लेता है। सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट, हम मान लेते हैं कि दोनों ने इस एक पॉइंट ए से ही स्टार्ट किया था एट द सेम टाइम एंड गो इन द सेम डायरेक्शन, यानी कि दोनों के दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं। आफ्टर हाउ मैनी मिनट्स विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट, यानी कि वो इसी पॉइंट पर दोबारा कितनी देर में मिलेंगे। यहीं से दोनों ने स्टार्ट किया था। अगर आपकी सेम डायरेक्शन दी हुई हो और दोनों के दोनों दोबारा कब मिलेंगे ऐसा पूछा गया हो, तो उस केस में आपको हमेशा ही LCM लगाना होता है, LCM ही निकालना होता है। क्यों निकालना होता है, क्योंकि उन दोनों की जो बीच की डिस्टेंस है वो मिनिमम होती है, क्योंकि वो सेम डायरेक्शन में काम कर रहे हैं, तो उनकी जो बीच का डिफरेंस है, उनकी जो डिस्टेंस है वो हमेशा मिनिमम होती है। और LCM का मतलब ही होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो ये जो लीस्ट होता है ना, इसकी वजह से हम ये इसको ऐसे यूज़ करते हैं। तो अगर हम फैक्टर बनाएंगे, अब हमारे पास 18 और 12 दो हमारे पास टाइम दिए गए हैं, 18 मिनट्स एंड 12 मिनट्स। अब इसके अगर हम प्राइम फैक्टर्स बनाएंगे तो वो बनेंगे 2 × 3 × 3। अगर इसके प्राइम फैक्टर्स की बात की जाए तो इसके हो जाएंगे 2 × 2 × 3। अब ये दोनों कॉमन है, इनमें ये दोनों कॉमन है, लेकिन हमें क्या निकालना है, LCM निकालना है। LCM निकालेंगे तो जो कॉमन होता है उसमें से एक लेते हैं, ये दोनों कॉमन है इसमें से भी एक लिया। अब यहाँ से 3 और यहाँ से 2, 3 2 2 3 ज़ा 6 6 3 ज़ा 18 18 2 ज़ा 36। तो ये जो है ये उनका मिनिमम टाइम होगा। हम बोल सकते हैं देयरफॉर रवि एंड सोनिया विल मीट टुगेदर, एक साथ वो कब मिलेंगे, एट स्टार्टिंग पॉइंट, वो स्टार्टिंग पॉइंट पे पॉइंट आफ्टर 36 मिनट्स, वो एग्जैक्टली 36 मिनट के बाद दोबारा इसी पॉइंट पर आकर मिलेंगे। ये थी आपकी 1.1 एक्सरसाइज। नेक्स्ट वीडियो में हम हमारा 1.2 एक्सरसाइज के एग्जाम्पल्स और कंप्लीट एक्सरसाइज हम करेंगे। तो आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और 10th क्लास के मैथ से रिलेटेड अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, आपको मैं 100% रिप्लाई करूँगी। तो मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।